हाय मित्रों, द स्टडी आई इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे अभी हम स्टैटिक क्यूज करने जा रहे हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर से संबंधित 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्जाम जून में होने वाला है, उस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप जरूर देखिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है, मौर्यकालीन दरबारी कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको मौर्यकालीन दरबारी कला के संबंध में सही कथनों को बताना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन ये कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान के परसेपोलिस में अश्मेनिद महलों से प्रेरित था। आपको बताना ये कथन सही है या असत्य। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जो मौर्य का महल था 80 खंभों का, वो मुख्य रूप से लकड़ी से बना हुआ था। साथ में उसमें पत्थर भी यूज था, लेकिन मुख्य सामग्री थी वो लकड़ी थी और 80 खंभों पर था। एक विशाल महल था। ये महल ईरान के जो महल थे उनसे प्रेरित था। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा कथन ये कह रहा है, पत्थर और पकी हुई ईंटें मुख्य निर्माण सामग्री थी। आपको मित्रों मैंने पहले ही बता दिया, इसकी मुख्य निर्माण सामग्री थी वो लकड़ी थी। इसी वजह से ये हाल में वर्तमान में नष्ट हो गया है। तो इसमें ये पत्थर और ईंटें कह रहा है मुख्य सामग्री, ये नहीं थी। हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। तीसरा कह रहा है, राजधानी पाटलिपुत्र और कुम्हरार के महल मौर्य साम्राज्य के वैभव को दर्शाने के लिए बनाए गए। ये कह रहा है, जो पाटलिपुत्र और कुम्हरार में जो महल बनाए गए मौर्य काल में, ये इसके वैभव को दर्शाने के लिए बनाए या नहीं? तो दोस्तों, ये कथन सत्य है। ये मौर्य साम्राज्य के वैभव को दर्शाने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि उस टाइम एक मौर्य साम्राज्य विशाल साम्राज्य था और वैश्विक दृष्टि से उसको एक वैभव के रूप में दर्शाना राजाओं का मुख्य उद्देश्य था। इसी कारण उन्होंने विशाल महल और स्थापत्य कला का विकास किया। इस दृष्टि से हमारा सी आंसर हो जाएगा और कथन तीसरा सत्य होगा। सही आंसर सी होगा, 1 और 3। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये कह रहे हैं, भारत का पहला शक्तिशाली साम्राज्य था, ये ध्यान रखना आपको। और जो महल के निर्माण करवाया था वो वैभव को दर्शाने के लिए करवाया था, ये भी कथन सही है। और साथ में ये भी कह रहा है, जो ईरान के महलों से प्रेरित था, ये भी बात कह रहा है हमारी सत्य हो गई। और जो दूसरा कथन हमारा असत्य हुआ, क्योंकि ये मुख्य रूप से लकड़ी उपयोग की गई थी। और मेगस्तीन ने इस महल के बारे में बताया गया। मित्रों, ये ध्यान रखना, महल को मानव जाति के सबसे महान कृत्यों में से एक माना। जो मेगस्तीन ने अपने बुक्स में लिखा इस महल के बारे में, इसकी विशालता और भव्यता के बारे में वर्णन किया था। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मौर्य कला के संदर्भ में ही है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, मौर्य कला के शुरुआती उदाहरणों में से एक। मित्रों, ये एक गुफा का वर्णन दे रखा है, स्तूप का वर्णन दे रखा है। वो कौन से स्तूप से संबंधित है आपको बताना है। ये कह रहा है, मौर्य कला के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। ये जो मौर्य कला है उनके शुरुआती काल में बनी है और वस्तिपुत्र धनभूति के शासनकाल के दौरान शुंग काल में इस स्तूप में कला के कई कार्य जोड़े गए। इस शुंग काल में इस स्तूप में जो कला के कार्य जोड़े हैं, इसका श्री उसमें विस्तार किया गया। और 12वीं शताब्दी के अंत तक ये कह रहा है, बौद्ध धर्म विकसित हुआ इस स्तूप के माध्यम से। और ये स्तूप है, आपको बताना ये स्तूप कौन सा है। ये स्तूप का वर्णन कर रखा है, ये किस स्तूप से संबंधित है। तो मित्रों, इसका सही आंसर बता देता हूँ आपको। इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा, वरुथ। और इसके बारे में आप जान लिए। स्तूप के बारे में ये कह रहा है, ये अनेकानेक शरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और समय के साथ स्तूपों के निर्माण संरचना में भी परिवर्तन आया। पहले छोटे छोटे स्तूप बनाए जाते थे और बाद में बड़े बड़े बनाए जाने लगे। ये एक कलात्मक दृष्टि को भी दर्शाता है। और जो अपना भरूच स्तूप है, इसके प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख पाया गया था। उसमें जो ये वर्णन कर रखा था वस्तिपुत्र धनुभूति के बारे में, इन्होंने इसका विस्तार किया।
इसमें और कला को जोड़ा। और आगे ये कह रहा है मौर्य लोकप्रिय कला के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। ये जो मौर्य की लोकप्रिय कला है उसके शुरुआती काल से संबंधित है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन इसका डी सही हो गया, भरूच स्तूप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा 3 नंबर, ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको दिल्ली सल्तनत काल के प्रशासन के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन ये कह रहा है सुल्तान स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधित्व मानते थे। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कथन ये कह रहा है इस काल में उत्तराधिकारी का स्पष्ट नियम था कि जब कोई उत्तराधिकारी नियुक्त होता है उसके बारे में स्पष्ट नियम थे या नहीं थे। आपको बताना है इनाम भूमि अधिकारियों को उनकी सेवा के भुगतान के बदले सौंपी गई थी। आपको बताना जो इनाम भूमि थी, क्या वो जो अधिकारी थे वो सेवा प्रदान करते थे, उनके बदले दी जाने वाली भूमि को इनाम भूमि के रूप में परिभाषित किया या नहीं किया, आपको बताना। तो दोस्तों इसमें आप कॉमन सेंस सोचोगे तो आसानी से आंसर निकाल पाओगे। इसमें दोस्तों ये दूसरा कथन कह रहा है स्पष्ट नियम। तो आपने अगर सल्तनत काल पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा जो उत्तराधिकार के संबंध में कोई स्पष्ट नहीं था। उसमें कभी उसका साला बन जाता, कभी जीजा बन जाता, कभी छोटा बेटा बन जाता शासक, तो कभी बड़ा बेटा, कभी महिला बेटी जैसे रजिया सुल्तान बन गई। तो इस दृष्टि से देखें तो कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। तो इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। अगर आप दूसरा निकाल दे तो एलिमिनेशन मेथड से तो हमारा ए और डी तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा ये तो सी होगा या ए होगा। तो ए तो दोनों में आ रहा है, तो ये हमारा कथन सत्य है। सुल्तान स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधित्व मानते थे और इसी आधार पर वो भारत में शासन करते थे। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। अब जो मित्रों ये इनाम भूमि के बारे में कह रहा है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये भूमि जो धार्मिक संस्था या धार्मिक अधिकारियों को दी जाने वाली भूमि थी, न कि प्रशासन में जो अधिकारी थे उनको, जो सेवा प्रदान करते थे अधिकारी, उन अधिकारियों ये धार्मिक संस्थाओं को दी जाती थी। वहाँ से वो धार्मिक संस्था अपना राजस्व इकट्ठा करती थी। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन असत्य हो गया। तो हमारा इसका सही ऑप्शन केवल और केवल एक सही होगा। तो आंसर ए सही हो गया, केवल ए। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत इस्लामी राज्य था, ये तो आप सभी को पता है। वो खलीफा का प्रतिनिधित्व मानते, ये हमारा कथन सत्य हो गया। और उन्होंने खलीफा का नाम खतुबा या प्रार्थना में शामिल किया, ये आप ध्यान रखना। खुतबा जो प्रार्थना को कहते थे, उन्होंने अपने सिक्कों पर भी खलीफा का अंकन किया। और उसके जो उत्तराधिकारी के बारे में कह रहा है कि स्पष्ट नियम नहीं थे। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया था, क्योंकि सभी पुत्रों को समान अधिकार थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तराधिकार के संबंध में सभी पुत्र, कोई भी उत्तराधिकार हो सकता है, ऐसे नहीं जैसे राजपूत काल में कि बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा, ऐसा नियम नहीं था इस काल में। इन्होंने आगे कह रहा है कि भू राजस्व प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से उन्होंने अपने भूमि को अलग अलग रूप से वर्गीकृत किया। जो इक्ता भूमि थी, वो अधिकारी जो सेवा देते थे शासन में, उनको दी जाने वाली भूमि को इक्ता भूमि कहते थे। इस दृष्टि से हमारा वो तीसरा कथन असत्य हुआ था। जो खालिशा या खालसा भूमि कहते हैं, वो सुल्तान के सीधे नियंत्रण थे, जो शासक था उनके नियंत्रण में थी। वो वहाँ से सीधा राजस्व कलेक्ट करता था। जो इनाम भूमि है वो धार्मिक नेताओं और धार्मिक संस्थाओं को सौंपी गई भूमि थी। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर ए हो गया, केवल ऑप्शन ए सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिल्ली सल्तनत के अधीन मुक्ति या वली। आपको बताना है जो ये शब्द दे रखे शब्द के बारे में, मुक्ति या वली शब्द के बारे में बताना है।
तो मित्रों आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी होगा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और भू राजस्व एकत्रित करने वाले व्यक्ति को मुक्ति या बलि कहा जाता था। ये एक राज्यपाल की तरह कार्य करता है, जो वर्तमान में राज्यपाल कैसे होता है उसी तरह ये दिल्ली सल्तनत काल में प्रांतों में होते थे, मुक्ति या बलि। हमारा आंसर इसका सी सही हो गया। और ये आगे कह रहा है, जो प्रांत थे, प्रांत को एकता कहा जाता था, और वास जो शासन प्रणाली होती थी वो एकता प्रणाली होती थी। इसी दृष्टि से वहाँ से राजस्व इकट्ठा किया जाता था। प्रांतों के राज्यपाल को मुक्ति और बलि कहा जाता था, ये ध्यान रखना। जो प्राचीन काल में है उसको विषयपति भुक्ति कहा जाता था, और विषयपति तो सॉरी जिला स्तर पर जो अधिकारी होता था उनको कहा जाता था, और जो भुक्ति हो वो प्रांतीय स्तर पर होता था, और भुक्तिपति जो राज्यपाल की तरह कार्य करता था वो प्राचीन काल में था। और इस काल में जो मध्यकाल में राज्यपाल को मुक्ति या बलि कहा जाता था, जो कानून व्यवस्था और भू राजस्व को देखता था। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर सी हो गया 4th नंबर क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर ये कह रहा है, इब्न बतूता ये एक विदेशी यात्री था, उसके संबंध में आपको बताना, ये भारत आया था, उसके संबंध में सही कथन आपको बताना है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। उन्हें मंगोल शासक के सुल्तान के राजदूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया था, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। भारत में अपने समय के दौरान उन्होंने कभी दक्षिण भारत की यात्राएं नहीं की, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। मित्रों अगर आप कॉमन सेंस से सोचोगे तो वो एक यात्री था, वो जो मध्य एशिया से होते हुए भारत आया था, पहले लाहौर सिंध में आया था और यहाँ से होते हुए वो भारत आया था। उनका मुख्य उद्देश्य यात्रा करना ही था। उसने चीन की तरफ यात्राएं की, साथ में दक्षिण भारत में होते हुए मालदीव में की, श्रीलंका में की। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत में यात्रा के बारे में मना कर रहा है। इस दृष्टि से अगर हम एलिमिनेशन मेथड से देखें, आपको ये तीसरा ही पता होगा, तो अगर तीसरा निकाल दे तो हमारा बी सही नहीं होगा, सी भी सही नहीं होगा और डी भी सही नहीं होगा। हमारा सही आंसर ए होगा, 1 और 2 दोनों। तो इसका सही आंसर ये हो गया कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था और इसको राजदूत के तौर पर चीन भेजा गया। इसको पहले न्यायाधीश भी बनाया गया था, फिर गलत फहमी की वजह से इसको जेल में डाला गया था, और जब गलत फहमी दूर हो गई थी इसको वापस राजदूत बना के चीन भेजा गया था। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य, पहला कथन सत्य, इसका सही आंसर ए हो गया। ये कह रहा है ये मध्य एशिया से होते हुए 1833 में सिंध पहुंचा था, और सिंध से होते हुए जो भारत आया था, और जो इसकी ये एक बहुत बड़ा विद्वान था, और इसकी विद्वता से प्रेरित होकर दिल्ली ने इसे काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। कई वर्षों के बाद में इसको हटा दिया गया और जेल में डाल दिया गया, वापस जेल से रिहा किया गया, और 1342 में उन्हें चीन का राजदूत बनाकर भेजा गया था, ये कह रहा है। और साथ में ये मालाबार में मालदीव गया और श्रीलंका भी गया है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन असत्य हो गया, मालाबार तट पर पहुंचा था ये, और इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सत्य होकर इसका सही आंसर ए हो गया, 1 और 2। मित्रों इसी के साथ हमारी ये श्रृंखला समाप्त होती है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।